गैस स्टोव हैं। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की। लेकिन इस दिव्य भव्य महाकुंभ से चिढ़ती सियासत का एक ऐसा वर्ग है जो इस महाकुंभ से चिढ़ रहा है। आखिर कौन है वो? तीर्थराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ के सनातनी जमावड़े ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। एकता के इस महाकुंभ ने देश दुनिया में सनातन को लेकर किए गए मिथ्या प्रचार, जो तमाम दुष्प्रचार था और जो भ्रम था, जो मिथक था, उसको तोड़ दिया है। न जात, न पंथ, न बड़ा, न छोटा, न भाषा विभेद, न वर्ग की दूरी, जन आस्था की सनातन संस्कृति को लेकर इस दिव्य और भव्य कुंभ ने दुनिया को अचंभित किया है। लेकिन देश की सियासत को इस महान आयोजन से खतरा दिखने लगा है। आखिर ये भीड़ खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे लोग जो इसके नाम पर सियासत कर रहे हैं। मेले के सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन तांता नहीं टूट रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस आयोजन को मृत्यु कुंभ कहकर अपनी हताशा जाहिर करती हैं। क्या यह भारत की महान संस्कृति और आदि शंकर का अपमान नहीं है? कुंभ संतों और गृहस्थों का आयोजन है। इस पर भद्दी टिप्पणी करना क्या भारत की परंपरा का अपमान नहीं है? साधु संतों ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ ओछी मानसिकता भरी टिप्पणी बताया है। संत समाज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी निंदा की है। महाकुंभ के खिलाफ भारत के विपक्षी दलों ने मानो अभियान चला रखा हो। साधु संत इसे घृणित अभियान मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से क्या गरीबी दूर होगी, लेकिन उनके ही उप मुख्यमंत्री बेंगलुरु से जो आते हैं, दरअसल कर्नाटक से, DK शिव कुमार पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव ने भी कुंभ को लेकर कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू चीज है। लेकिन उनके बिहार से लोगों के आने वालों का, कुंभ पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो कई हाथ आगे बढ़े हुए हैं। उनके सामने दुष्प्रचार का सबसे बड़ा एजेंडा महाकुंभ है, लेकिन खुद पूरे परिवार के साथ VVIP प्रोटोकॉल के साथ डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन योगी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सारा पैसा कुंभ के आयोजन पर खर्च हो गया, तो किसानों को देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। भारत की पहचान सनातन परंपरा से है। अगर इसे भी ना माने तो भारत की अर्थव्यवस्था में सनातन की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रश्रय में महत्वपूर्ण योगदान है। इसे बदनाम करना लाखों करोड़ों लोगों की जीविका के साथ कुठाराघात करना भी माना जाएगा। ये समझिए कि कुंभ से जो आर्थिक लाभ हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है और जो आम लोग वहां से कमाई कर रहे हैं, अगर आप कुंभ पर कुठाराघात करते हैं तो उनकी कमाई पर भी कुठाराघात होगा। यह भी समझने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के विवादित बयान। जब हम कहते हैं कि आखिर ये कौन सी सियासत है, तो इस सियासत को समझिए और वो विवादित बयान जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी। जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा।
तो ये आंकड़ा भी लेकर आपके सामने आएंगे कि आखिर कुंभ में प्रदेश सरकार की ओर से खर्च कितना हुआ और उसको रेवेन्यू कितना मिला, कितना ओवरऑल जो आम लोग हैं उन्होंने भी कितना कमाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि महाकुंभ का आयोजन किसी पार्टी का नहीं बल्कि समाज का आयोजन है। ये सरकार का आयोजन नहीं है, समाज का है, साधु संतों का है, आम लोगों का है। हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उनसे हम आप सबका तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के रुख का समर्थन करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। और प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता वो भी जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत पर बड़ी तीखी और पैनी नज़र रखते रहे प्रसेनजीत दादा, स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले अगर मैं विनोद जी आपके साथ शुरू करना चाहूं और उसके बाद मैं जाऊंगा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के लिए प्रसेनजीत बख्शी के पास, कि आखिर ये कुछ लोगों को ये आपने देखा होगा कि कुंभ की जब से शुरुआत हुई, दरअसल जब से तैयारियों की शुरुआत हुई तभी से विरोधी स्टेटमेंट शुरू हो गए, ऐसा क्यों? निखिल, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में सीएम योगी का साउंड बाइट सुनाया था जब वो कह रहे थे कि जब अभी विधानसभा में इस बात की चर्चा हो रही है कुंभ के आयोजन को लेके, तो 56.5 करोड़ लोग अभी तक वहाँ स्नान कर चुके हैं। आप उस वॉल्यूम को समझिए। तो अगर इसको इस तरह से समझें कि अगर देश की आबादी 125 करोड़ 130 करोड़ की है तो उसमें आते आते कुंभ में आधे से अधिक आबादी कुंभ में स्नान करके चली गई है जी। लेकिन विपक्ष का जो ये एक हताशा है कि कुंभ के इतने बड़े आयोजन और इसमें देश की इतनी बड़ी आबादी का वहां पहुंचना और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाना, ये कहीं ना कहीं से इन्हें असहज कर रहा है। ये असहजता ही है कि ममता बनर्जी का अगर अगले साल चुनाव होने हैं तो कुंभ के इतनी बड़े आयोजन में सारे मिथ, सारे दुष्प्रचार को टूटते हुए जब ये राजनीतिक दल देखते हैं तो उनको लगता है कि अपने राजनीतिक वजूद पे खतरा दिखता है। क्या सनातन की इस परंपरा, आदिशंकर की इस परंपरा, हजारों साल की इस परंपरा, उसको अगर कोई मृत्यु कुंभ कहे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो संत समाज आज रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उस बात की तीखी टिप्पणी आ रही है, मुझे लगता है कि वो भी कम है। वो शर्मनाक है उस पॉलिटिकल लीडर से जो इस तरह के बयान देके और कुंभ के इस बड़े आयोजन को किसी सरकार के मत्थे पे मढ़ के वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्या ये कुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ का है या पीएम मोदी की है? ये समाज के आयोजन है, जिस बात को हम लोग हमेशा चर्चा कर रहे हैं। समाज के आयोजन में सरकार की एक छोटी सी भूमिका एक सहूलियत देने की होती है जी। और इतने बड़े आयोजन को आप इस तरह से दुष्प्रचारित कर रहे हैं, क्या लोगों ने माना? पूरे देश में अभी आप देखिए कि हर दिन वहां 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग स्नान करते हैं। निखिल, आज कुंभ की ये हालत है, ये मैं अभी आया हूं कि अब वहां ना कोई नागा साधुओं का है डेरा, ना वहां अखाड़े के हैं, सारे उन लोगों का पर्व स्नान हो चुका है। माघ पूर्णिमा के बाद भी 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये आस्था का सबसे बड़ा पुनर्जागरण का ये युग है। और ये पुनर्जागरण से खतरा है तो ममता बनर्जी को मृत्यु कुंभ दिखने लगा है, अखिलेश यादव को अब बजट में चिंता है कि पैसा वहां चला गया है, लोगों को क्या मिलेगा। ये सारे, लालू यादव कहते हैं ये फालतू का कुंभ है। ये सारे, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है,
और वो कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से, डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है, तो अपने सीएम, डिप्टी सीएम को बोलते, वहां के नेताओं को बोलते कि तुम्हारी क्या गरीबी दूर हुई वहां जाकर। तो ये जो आप भ्रमित कर रहे हैं कुंभ के आयोजन को, समाज ने आपको एक तरह से इसका जवाब दिया है, जो आज भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रतिदिन वहां अगर 1.5 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा तमाचा है उन पॉलिटिकल लीडरों को जो कुंभ के बारे में अब तक दुष्प्रचार करते रहे। ठीक है, प्रसेनजीत बख्शी के पास आएंगे। प्रसेनजीत बख्शी, ये जिस तरह से आपने देखा और पिछले कई वर्षों से लगातार, चाहे वो चुनाव हो या दूसरे तमाम इवेंट्स हो, ये देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो जाना बड़ा आम बात है। वो चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती, कुछ भी हो सकता है। जो स्वयं अपने प्रशासन पर जिसकी पकड़ ना हो और एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं होती हों, वहाँ पर जहाँ सवाल उठाए जाते हों सरकार के ऊपर, वो सवाल उठा रही है। और मृत्यु कुंभ कहा उन्होंने इस महाकुंभ को। क्या, कहां पर निगाहें थी, कहां पर निशाना था, क्या साबित करना चाहती ममता बनर्जी? नहीं निखिल, देखिए, एक हाथी को अगर आप एक उदाहरण के हिसाब से सोचे तो हाथी को पता नहीं है कि वो कितना बड़ा है, और अब पूरे सनातन को पता चल गया कि वो कितना बड़ा है। और यही ममता बनर्जी, अखिलेश या लालू, ये सब के लिए मुश्किल है, क्योंकि जाति जनगणना जो राहुल ने चलाने की कोशिश किए थे और साथ में ये सब लोग थे, अब ये सनातन की ये जमावड़े के बाद इन सब को पता चल गया कि सनातन अब समझ गया है कि वो कितना बड़ा है। इसके पहले जब किसी जगह पे कुंभ हुआ करता था, उस समय टेलीविजन या इस तरह की जो सोशल मीडिया है इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। तो अब इस बार हाथी को पता चल गया है कि वो कितना बड़ा है, और इसीलिए जो लोग सामने रामनवमी की समय पे अपने प्रदेश में रायट कराती है, जो लोग हर चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा कराती है कि वहां पे सिर्फ एक समुदाय के लोग अपना चुनाव में मतदान कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए, जो लोग सिर्फ 30% की राजनीति पिछले कई सालों से कर चुके हैं, उनको पता चल गया कि अब सनातन जो है, वो सनातन को पता चल गया कि वो कितना बड़ा है। और इतने बड़े पैमाने पर अगर वो मतपेटियों के ऊपर या ईवीएम के ऊपर कूद पड़ते हैं, तो इन लोगों की राजनीति का छुट्टी है। और इसी के कारण ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे हो माने हुए चोर लालू प्रसाद यादव हो, ये सब लोग अब ऐसे खतरे में आ गए, ऐसे तिलमिला गए हैं कि उनको किसी न किसी तरह हो सके तो टेलीविजन का जो संप्रचार है वो भी बंद करना चाहिए, ये लोग आगे जाके कहेंगे, क्योंकि सनातन को पता चल गया और इनको भी पता चल गया कि सनातन को पता चल गया। निखिल, ठीक है, बिल्कुल आपकी भावनाएं सही हो सकती हैं, लेकिन कई बार जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो उत्तेजना में किसी को कुछ, जिसको कहते हैं कि जो शब्दों का चयन है वो ठीक नहीं होता। तो कम से कम संवाददाता के तौर पर और मैं एक एंकर के तौर पर ना कहूँ, हमारे बाकी जो मेहमान बैठे हुए वो स्वतंत्र हैं कुछ भी किसी को कहने के लिए, लेकिन मैं आऊँगा और मैं समझता हूँ कि इसको लोग डिबेट के तौर पर ही लेंगे। फिलहाल दुष्यंत नागर जी, ये आखिर ये दिक्कत किस बात की है? क्यों इस तरह के बयान आप देख रहे हैं कि आपके भी अध्यक्ष का बयान आया कि अगर डुबकी लगा लेंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी? क्या ये वही तुष्टीकरण की सियासत है कि अगर बुराई करेंगे तो कम से कम कुछ हमारे वोट बैंक कंसोलिडेट होंगे? या क्या सियासत है इसके पीछे? चिढ़ क्यों है कुंभ से? देखिए, अगर चिढ़ की बात मुझे लगती है तो वो ममता बनर्जी साहिबा के बयान से परिलक्षित होती है। और मेरा तो ये मानना है, उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और विशेष अधिकार हनन का वहां विपक्ष को प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लाना चाहिए जी। लेकिन अगर आप खड़गे जी को राजनीतिक दुराग्रह से भाजपा उसके साथ ऐड कर रही है तो मैं कह रहा हूं वो एकदम गलत है। खड़गे जी ने सिर्फ भारत की गरीबी को रेखांकित करने का कार्य किया है कि 85 करोड़ के लोग आसपास ऐसे हैं जिनकी आजीविका 5 किलो राशन जो सरकार से सहायता प्राप्त है उसके द्वारा चल रही है। उन्होंने कुंभ की आलोचना नहीं की। और मैं बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, कुंभ पर अंग्रेजों ने बैन लगाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रमोद तिवारी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। सुनिए,
नागर साहब, ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया उस मृत्यु कुंभ का। ठीक है। आप ये जोड़िए उसमें। विनोद जी आपका सवाल नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, अच्छा सुनिए, आप दोनों लोग सुन लीजिए, विनोद जी भी सुन लीजिए और दुष्यंत जी भी सुन लीजिए, विनोद जी भी सुन लीजिए। मेरा क्रम है। जी दुष्यंत जी, बिल्कुल आपका काम है, न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। सर मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए, मुझे 5 सेकंड सुन लीजिए दुष्यंत सर। मैं कह रहा हूं, मैं विनोद जी आप फिलहाल बीच में ना बोले, आपका सवाल जो है वो रजिस्टर हो गया है। मैं आपकी तरफ से पूछ लेता हूं। दुष्यंत नागर जी वो एक चीज और जोड़ रहे हैं, जो आप सारा जवाब जो दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई प्रमोद तिवारी आपके इतने मान्य नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया है आज, तो जवाब आप जब देंगे तो इसको भी इंक्लूड करिएगा। जी हाँ, उन्होंने किया है, किस दृष्टिकोण को उसमें केंद्र में रख के किया है वो मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष के महानतम नेता, जिन्होंने पहला कुंभ 1940 में अंग्रेजी प्रतिबंध को तोड़ते हुए जाके वहां पवित्र स्नान किया था, और तब से आज तक, आजादी के बाद जब भारत में गणतंत्र लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। कुंभ पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। आपको जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजों ने कुंभ के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जो लंबे समय तक रहा। अरे सर, आप देखिए, मैं निखिल एक मिनट रुक जाओ। आप देखिए, मैं इसलिए आपको टोकता हूं कि आप गलत जानकारी लेके आते हैं। सिर्फ दूसरे सुनिए आप, अरे आप जब बात करने आते हैं टेलीविजन पे, हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हम गलत, हम फेक न्यूज नहीं यहाँ पे लगाते हैं। अरे नहीं भाई, आप पहले सुन लीजिए। अरे जानकारी आप ही के लिए दे रहा हूँ। एक बार वो कुंभ का आयोजन अंग्रेजों के समय में बंद हुआ था, वो 1945 में वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुआ था। विश्व युद्ध के कारण वो कुंभ का आयोजन बंद हुआ था, लेकिन साधु संतों ने अपना उस आयोजन को खत्म नहीं किया, वहां अखाड़ा पहुंचे थे। उस आयोजन को अंग्रेजों ने बंद किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब आप करेक्ट करिए इसको। मैं भी वही कह रहा हूं कि अंग्रेजों आप तो पंडित नेहरू को ले आए। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री में पहली बार कुंभ 1956 में हुआ था प्रयागराज में, जिसमें वो बड़ा भगदड़ मची और स्टैम्पेड हुआ था, 800 लोग मरे थे। ये था उनका सबसे बड़ा योगदान। अब आप सुनिए, इतिहास सुनना चाहते हैं तो। महान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1940 में इलाहाबाद के सैकड़ों हजारों लोगों को नेतृत्व करते हुए, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं ये कह रहा हूँ, आपके महान नेता पंडित किया था, सुन तो लीजिए, आपके महान नेता पंडित प्रमोद तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, देश के महान नेता थे। मैं ठीक है, बिल्कुल, मैं मानता हूँ। हमारे पहले प्रधानमंत्री पूरा सम्मान है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पूरा सम्मान है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके अभी फिलहाल के नेता है प्रमोद तिवारी जी, काफी बड़ा नाम है उनका और इतना बड़ा कद है उनका, वो ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं। आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप उस पर बताइए। देखिए सर, मेरी संज्ञान में नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्होंने भगदड़ में हुई मौतों को केंद्र में रख के कुछ कहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनकी सभी राज्य इकाइयों की तरफ से सबने कुंभ के आयोजन का समर्थन किया है। और जब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बहुत ही सफल कुंभ का आयोजन होता था। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने धर्म या किसी त्योहार में इसको मैं ये रखूंगा। दुष्यंत जी आपके पास दोबारा आऊंगा कि मनमन भावे मूड हिलावे। आप इसको एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि क्या गरीबी दूर होगी, क्या खाना मिल जाएगा, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो आयोजन करते थे। तो जब आपको सूट करता है तब आप आयोजन करते हैं, जब सूट करता है तब आप बुराई कर देते हैं। फिलहाल चलिए आएंगे दुष्यंत जी आपके पास आएंगे, दुष्यंत जी आएंगे आपके पास, कौशल कांत मिश्रा जी के पास जाएंगे, उनका भी थोड़ा व्यू देख ले। कौशल कांत मिश्रा जी, ये आपको लगता है कि ये जो सारा जो जिस तरह के ये जो बोल बिगड़े हुए हैं, दरअसल ये जानबूझकर टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि तुष्टीकरण किया जा सके, एक वर्ग को खुश किया जा सके, या फिर इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि इस पुनर्जागरण से दिक्कत है, इस जो एका हो रहा है, जब बात ये हो रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए, अलग अलग वर्ग विभेद किया जाए और तभी वोट मिलेगा, और ऐसे में जब एक सनातन समाज एक साथ एक जगह खड़ा दिख रहा है तो इससे दिक्कत है। निखिल जी, सबसे पहले तो आपके और डीडी न्यूज के माध्यम से मैं पूरे देश को और भारतवर्ष को हिंदू पद पातशाही के ध्वजवाहक
माननीय महामहिम शिवाजी की जयंती पर पूरे देश को और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। जी, आपको भी बधाई, बहुत धन्यवाद जी। और दूसरी चीज, इनके लिए कुंभ में जाने वाले रामचरितमानस की चौपाई गाते हुए क्या कह रहे हैं कि जाको प्रभ दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। ये रामचरितमानस इनको समझ में नहीं आएगी तो इनका वाला भी बता देते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही इंडी गठबंधन वालों के साथ हुआ है। और जो आप कह रहे हैं, इनको कष्ट इस बात का है कि ये लोग हिंदू समाज को, सनातन को हमेशा नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि उसमें छुआछूत है, उसमें जात व्यवस्था है। 55 करोड़ लोग एक नदी के कुछ किलोमीटर के वर्ग एरिया में नहा रहे हैं, बिना जाति को जाने हुए, बिना धर्म को जाने हुए, बिना वर्ग को जाने हुए। यही सनातन और यही हिंदू का असली स्वरूप है। जो इतिहास इन्होंने हमें पढ़ाया, जिसमें हमें जातियों में बांटा, इन्होंने हमेशा क्या की? इन्होंने राजनीति की, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो और राज करो। पहले अंग्रेज करते थे, उनका डीएनए कांग्रेस में आया, वो आज भी कर रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा कष्ट है। और उनके पास सारा प्रपंच करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जिस तरह से शाही स्नान खत्म होने के बाद, अखाड़ों के जाने के बाद जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या। तो इनके लिए एक छोटा सी कविता सुनाना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन है मेरी जान, यहां मक्कारी जरूरी है, रोजा रहे न रहे इनकी इफ्तारी जरूरी है। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। और जो मेरे मित्र खड़गे साहब कह रहे थे ना गरीबी हटाने की बात, इंदिरा गांधी 72 में नारा देती थी गरीबी हटाओ, 75 साल तक गरीबी ना हटा पाए। अब बताते हैं कि सनातन से गरीबी कितनी हटी। अगर हम सिर्फ कुंभ आयोजन की बात करें तो जो आंकड़े बताते हैं करीब 1250 करोड़ रुपए कुंभ में खर्चा हुआ है। और जो इकोनॉमिस्ट का अपना आकलन है कि इस बार करीब 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी कुंभ से जनरेट होगी। ये तो कुंभ की रही बात। अगर हम मंदिरों की इकोनॉमी की बात करते हैं, सनातन धर्म की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो सबके लिए बता दूं कि पूरे देश में एनएसएसओ का आंकड़ा 2019 का ये कहता है कि जीडीपी का 2.32% मंदिर की इकोनॉमी से आता है, जो हमारे देश की हेल्थ बजट से बड़ा है, देश के एजुकेशन से बजट से बड़ा है, और दोनों से बड़ा है। और अब का जो लेटेस्ट एवरेज है वो ये कह रहा है कि लगभग, क्योंकि 1.5% से लेकर 4.5% तक वेरी करती है, लगभग 3% की इकोनॉमी है जो देश के डिफेंस बजट से भी बड़ा है। और हम केवल अकेला ऐसा धर्म है जिनसे सरकार को पैसा मिलता है। सरकार हमें पैसा नहीं देती है, सरकार हमारी इकोनॉमी से पैसा कमाती है। और ये सरकार, कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए ना, इतने सालों तक इन्होंने तमिलनाडु के मंदिरों से 5 लाख किलो सोना सरकार ने 1977 से लेकर 2015 तक, उनके अपना एफिडेविट कहता रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्यों सनातन से लिया? ये लोग सनातन की खाते हैं और सनातन को बांटकर राजनीति करते हैं। यही इनका असली चेहरा है। और ये इस समय कुंभ के महान आयोजन से बिल्कुल बिलबिला गए हैं कि ये क्या हो रहा है। ये एक तरफ जातिगत जनगणना कह रहे थे, दूसरी तरफ सारा हिंदू यूनाइट होकर के कुंभ में सब कुछ भूल गया है कि जाति क्या होती है, वर्ग क्या होता है, क्लास क्या होता है। यही इनकी सबसे बड़ी कष्ट है। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, आपने सुना कि दरअसल जो एकता है उससे दिक्कत है, और यही कष्ट है कि भाई जो हमारा वर्ग है, जो हमारा वोटर है, जिसको हम अलग करना चाहते हैं, वो तो साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सब एक साथ खड़े हुए हैं। तो फिर सियासत आगे कैसे चलेगी? और इसमें साथ साथ जो इसका आर्थिक पहलू है, 1250 करोड़ रुपए खर्च किए और 3.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी अगर जनरेट हो रही है, तो इस पर साधुवाद देंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार को? देखिए, ये आयोजन कोई भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन नहीं है। ये आयोजन का एक क्रम है। हर 14 वर्ष में, हर 12 वर्ष में, जैसा ये 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये एक निश्चित समय अवधि पे होता है। अगर आज अखिलेश यादव जी की या अन्य किसी बहन मायावती की या कांग्रेस की सरकार होती तो भी कुंभ होता। तो कुंभ का क्रेडिट जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उससे ये परिलक्षित हो रहा है, ये साबित हो रहा है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। जो महान असल में दुष्यंत जी, स्टार्टिंग वहां से होती है जब आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। जब डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, सियासत वहां से शुरू हो जाती है। देखिए जी, डिस्क्रेडिट कोई नहीं कर रहा, इनके खुद के कर्म हैं।
आज आप बताइए अमेरिका से जिस प्रकार से वहां पे हमारे अप्रवासी भारतीय जो थे कहां तक चले गए, नहीं पाए गए, उनको किस अपमानजनक तरीके से लेके आया जा रहा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। बेरोजगार युवा नौकरी के लिए जिस प्रकार से घूम रहा है, नौकरियां कहां से देंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इकोनॉमी में जिस प्रकार से दिक्कत आ रही है, कुंभ के जरिए रोजगार की तो बात हुई है, वो अभी मंदिर के इकोनॉमिक्स में इतनी सारी बातें की उन्होंने, वो फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। मंदिर निखिल जी वो सनातन धर्म की है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो तो धर्म के मंदिर है। उसका भाजपा की उपलब्धि से क्या लेना देना है? ये जो उसको आप मान नहीं रहे, उसको आप मान नहीं रहे, लेना देना की बात नहीं है। हमारी उपलब्धि आप उसको कहां क्रेडिट करते हैं? आप तो उसको डिस्क्रेडिट करते रहे ना। निखिल जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं कौशलकांत मिश्रा जी का। दुष्यंत जी, कौशलकांत जी का जवाब ले लेते हैं जी। सर दुष्यंत जी, ये वही कांग्रेस सरकार है जिनके समय में जब फ्रेजाइल 5 में शामिल हुए थे तो हमें कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। प्लीज सर, प्लीज क्यों बीच में बोला सर? 87 रुपए का हो गया। अच्छा सुन तो लीजिए उनको। 87 रुपए का नहीं हुआ सर। अरे भाई सुन लीजिए। फ्रेजाइल 5 के समय में कितना था, जिसको आप फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बोलते हैं, तब डॉलर की कीमत क्या थी, कृपया मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए। दुष्यंत जी, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं मुझे, तो मुझे बोलने का मौका दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप फ्रेजाइल 5 में थे, जब देश को आपके इकोनॉमिस्ट लेके गए थे फ्रेजाइल 5 में, उस समय वर्ल्ड में कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और आज का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये कहता है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी किस तरह से बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी ना, आपके लोगों ने ही गढ़ी थी ना सिर्फ। अरे सर प्लीज दुष्यंत जी, मेरे बोलने के बाद बोल लीजिए। दुष्यंत जी प्लीज, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, हिंदू आतंकवाद खत्म कहां है, क्यों हो गया, सब लोग बरी क्यों हो गए? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी, करकरे साहब को गोली लगी थी, ये तो अच्छा हुआ तुकाराम ने हमले ने उसको पकड़ लिया, जिसकी वजह से, नहीं तो वो कलावा बांध के आया था। आप लोग तो उस थ्योरी को सत्यापित करने में लगे थे, और मैं नहीं, कांग्रेस का गृह मंत्री, कांग्रेस के नेता कहते थे हिंदू आतंकवाद। एक तरफ आप डॉक्टर साहब आप विषयांतर मत कीजिए। विषयांतर नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं आता हूं। विनोद जी आ रहे हैं, विनोद जी आ रहे हैं, पहले कौशलकांत जी को खत्म कर दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है। आप ये कहते हैं कुंभ का प्रचार प्रसार भारत अरे सर 10 सेकंड तो बोलने दीजिए दुष्यंत जी, 10 सेकंड कुछ नहीं होते। कुंभ का प्रचार प्रसार अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की सरकार करेगी? ठीक है, दुनिया में कुंभ का वर्चस्व और कुंभ की कल्पना केवल भारत में ही हो सकती है। अगर भारत नहीं रहा तो कुंभ की कल्पना नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप तो हज हाउस बनाएंगे जो उनके यहाँ हराम माना जाता है, आप हज में सब्सिडी देंगे जो उनके यहाँ हराम माना जाता है, और उसके लिए देंगे और उसके लिए ढोल पीटेंगे। आप अरे क्या बात करते हैं? सरकार कितना छोड़िए दुष्यंत जी, कुंभ को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्यों नहीं बताएगी, ये बताइए ना। कुंभ भारत का उत्सव है, सनातन का उत्सव है, हिंदुओं का उत्सव है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उसके प्रमोशन के लिए, उसके प्रमोट करने के लिए सब कुछ करेगी। और उसका नतीजा कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। 60 देशों की लोगों की पॉपुलेशन जो है, 60 देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग वहां आ चुके हैं। विश्व के हर देश से लोग आ रहे हैं। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए। 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, क्या बात करते हैं? मुंह दिखाने लायक नहीं लगी कांग्रेस। नहीं, अब एक दूसरे पर मत बोलिए। चलिए दुष्यंत जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नागर साहब, दुष्यंत जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दुष्यंत जी ठीक है। कौशलकांत जी आपका पॉइंट आ गया। दुष्यंत जी आप दोनों लोग शांत हो जाएं, कहते हैं जो ठीक है, ऐसे बात करते हैं, वो कहां से सनातन की बात करेंगे? ठीक है। कांग्रेस कम से कम हमें आईना ना दिखाए। कांग्रेस पहले आईने के सामने खड़ी होकर तो देखे उसने क्या क्या किया है। अरे राम मंदिर को फैसले को रोकने की बात करने वाली कांग्रेस है। इतना नीचे गिर गई है कांग्रेस, इतना नीचे गिर गई है कांग्रेस।
इसीलिए अच्छा मानिए आप दोनों आदमी चुप हो जाए। प्रभु दारुण अरे चलिए ठीक है आप दोनों लोग शांत हो जाएं, आप दोनों लोग शांत हो जाएं, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद साहब हम बहुत देर आप लोगों का डिस्कशन सुन रहे थे, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, पब्लिक में तो कुछ सुनाई दे, कम से कम एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम सबसे बड़ी बात तो ये है। नागर साहब एक मिनट, आप तो बहुत दिन से बहुत बड़े पैनलिस्ट हैं, इतने दिन से आते हैं, ये अलग बात है कि थोड़ा सा जो झोल पैदा हुआ है इसलिए कि आप पहले पुराने समाजवादी जब कांग्रेसी बन जाते हैं तो थोड़ा सा उनको वो पॉइंट ढूंढने में टाइम लगता है। आप रख रहे हैं, अच्छी बात है और आपने मजबूती से रखी है। मेरा उससे कुछ नहीं था, हमारा आज का सिर्फ यही एजेंडा है कि ये कुंभ का आयोजन जो है, महाकुंभ के आयोजन ने आपके पूरे विपक्ष की सियासत में झोल पैदा कर दिया है। आपके नेता अखिलेश यादव जो आपके पुराने नेता रहे हैं, वो रोज अपना ट्वीट आप उनका देखिए एक्स हैंडल पे, वो कुछ ना कुछ कुंभ के एजेंडे को लेके आते हैं। कभी उसके इससे दिक्कत है, कभी यहाँ दिक्कत है, कभी ट्रैफिक में दिक्कत है, कभी व्यवस्था में दिक्कत है, कभी खुले आसमान के नीचे लोग सोए हैं इस पे दिक्कत है। लेकिन भाई साहब वही आज अखिलेश यादव का सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम हर्षवर्धन के नाम पे वहाँ मूर्ति लगाएंगे। अरे हर्षवर्धन के नाम पे जब आपकी सरकार होगी तब आप कन्नौज में और प्रयागराज में लगाएंगे मूर्ति, तो ये लगाने का ये सम्मान अगर आपको देना था तो आप मुलायम सिंह यादव का जो कुंभ के आयोजन में आपने मूर्ति लगा दी, उसे बदले में आप हर्षवर्धन का लगाते। जो राजा हर्षवर्धन ने कुंभ का बड़ा आयोजन किया था, ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा जो हुए हैं वो कुंभ का आयोजन किया है अपने दौर में। आपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ाया, आज अखिलेश यादव को हर्षवर्धन की भी याद आ गई है। रही बात इसकी कि कुंभ ने, आपके इस महाआयोजन ने विपक्ष के उस सारे नैरेटिव को हिला दिया। इस पे चर्चा करिए। वो नैरेटिव्स को इसलिए हिला दिया है कि इस कुंभ का नाम, महाकुंभ का, एकता का महाकुंभ रखा गया था। आपको इससे दिक्कत है। सियासत यहां से शुरू होती है जब इसको एकता का महाकुंभ कहा गया। और एकता का नागर साहब सुन लीजिए, आप कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी आज कौन सी पार्टी रह गई है ये लोगों को भी नहीं पता है। आप सिर्फ इतना ही सुन लीजिए कि एकता का महाकुंभ से ये दिक्कतें जो शुरू हुई है, इसके दिक्कत के कारण ये सारे बयान है। ठीक है, ये बयान अगर खड़गे जी देते हैं कि गंगा नहाने से गरीबी नहीं दूर होती, तो शायद इसी बयान के कारण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक हफ्ते से प्लान बन रहा है कि संगम जाएंगे, त्रिवेणी संगम में जाएंगे, आज तक नहीं जा पाए। वो मान गए कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन उनके सारे नेता डुबकी लगा रहे हैं, अखिलेश के नेता सारे डुबकी लगा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो सारे विपक्ष की इस तरह क्या, विपक्ष के लोगों में जो चिंता बढ़ी है, वो डॉक्टर साहब सही बता रहे थे कि चिंता ये बढ़ी है। क्या ये एकता का महाकुंभ, जो योगी सरकार ने अगर एकता का महाकुंभ का आयोजन कहा, तो क्या ये नैरेटिव आपके अब तक के सारे नैरेटिव्स को खत्म कर दिया है? ठीक है, फेल करार दिया है। ठीक है, जिसके कारण ये परेशानी है आपकी। ठीक है, और परेशानी की वजह कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसमें पब्लिक का थोड़ा रिएक्शन जानना चाहता हूं। प्रसेनजीत बख्शी के पास चलेंगे। प्रसेनजीत बख्शी, जो ये मृत्यु भोज, जिसका जो शब्दावली, जो टर्म उन्होंने यूज किया, जाहिर तौर पर इस पर बहुत रिएक्शन है जो पब्लिक है। जी, मृत्यु कुंभ, माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा, मृत्यु कुंभ उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूं कि ये इस पर आम पब्लिक का और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए निखिल, अगर पश्चिम बंगाल से प्रयागराज की तरफ जाने की सारे के सारे रोड लिंक को देखे, चाहे वो कोलकाता से हो, चाहे हो दुर्गापुर आसनसोल से हो, चाहे हो मुर्शिदाबाद, मालदा या सिलीगुड़ी से हो, सारे की सारे रास्ता खचाखच भरती है अभी भी, आज भी। और ये ममता बनर्जी को पता है कि किस तरह से लोग, अगर ट्रेन चढ़ के नहीं जा पा रहा है, अगर फ्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा है, तो सारे के सारे लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े हैं। तो यही सबसे बड़ा जवाब है जी। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन ममता बनर्जी के पास है, और 1 साल बाद चुनाव है, और अगर इस बार राहुल गांधी बंगाल पहुंच जाते हैं बंगाल की चुनाव में कैंपेन करने के लिए, तो 30% की जो जिसके ऊपर ये लोग अपने चुनाव लड़ते हैं, वो 30% में अगर किसी तरह से दरार आ जाए, तो ममता बनर्जी अपना 2026 की अपना जो चुनाव है वो ठीक तरह से लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। और इतने गाड़ियों की भीड़ प्रयागराज की तरफ, सब कुछ लेकर, जैसे मैंने बता रहा था कि ये सब
बिलबिला गए हैं, तो ये जो विधानसभा के अंदर इस तरह की बयान देना उसी का नतीजा है। नहीं तो जिस तरह से हर एक सनातनी पर्व में हिंदुस्तान में, चाहे हो दुर्गा पूजा हो, चाहे हो रामनवमी हो, चाहे हो सरस्वती पूजा हो, चाहे हो माँ काली की पूजा हो, हर पूजा में जिस तरह से सनातन को बंगाल में दबाया जाता है, राइट हुआ करते हैं, और राइट में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अल्पसंख्यकों को 12 दिन में छोड़ा जाता है और बाकी लोगों को 3 महीना तक बेल नहीं मिलता है। तो ये जो सच्चाई सबको पता है, और ये सच्चाई सबसे ज्यादा पता है ममता बनर्जी को खुद, और इसीलिए जैसे उन्होंने शेख शाहजहां को विधानसभा के अंदर प्रोटेक्शन देने की बात कही थी, और उसी तरह से इस बार पूरे शेख शाहजहां की समाज को ये मैसेज देने के लिए ये मृत्यु कुंभ बता दिए हैं कि देखिए, चाहे जितने गाड़ियां आप प्रयागराज की तरफ जाए, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूं। और कांग्रेस अगर आ भी जाए, क्योंकि इस अभी जो कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस के संबंध है, जिस तरह से अधीर चौधरी इंतजार में है कि 2026 की चुनाव में वो पूरी तरह से बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलके काम करे, तो ये जो अगर ये बंटवारा अगर हो जाए, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कांग्रेस की ताकत है, जहां पे अधीर रंजन चौधरी की बात सुना जाता है, वहां पे अगर वो जो 30% है उसमें दरार आ जाए, तो इस तरह से सनातन को गाली देना जरूरी था, और वो भी विधानसभा के अंदर, क्योंकि वो रिकॉर्ड में चले जाए। जी बिल्कुल। तो हर बोल के पीछे सियासत है, और ये सियासत कहती है कि सनातन को, महाकुंभ को गाली दो, और यही वजह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सनातन से नफरत है। जब हम ये कहते हैं तो मैं उस एक वर्ग की बात कहता हूँ, और जाहिर तौर पर दुष्यंत नागर इससे डिफर करेंगे, लेकिन जो बयान तमाम सारे आए हैं वो यही इसी बात को तस्दीक करते हैं। फिलहाल दुष्यंत नागर जी बहुत शुक्रिया, कौशल खान जी शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी शुक्रिया, और प्रसेनजीत दादा आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम बात करेंगे, जब चर्चा कर रहे थे कि मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है, टेम्पल इकोनॉमिक्स किस तरह से इस देश में विकास और विरासत एक साथ आगे बढ़ा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे टेम्पल इकोनॉमिक्स की। अर्थव्यवस्था में मंदिरों का योगदान। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विरासत और विकास की बात करते हैं, तो उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों की कुल नौकरी से 10 गुना ज्यादा है। भारत के वामपंथी बुद्धिजीवी अक्सर ये बताते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत की आर्थिक गतिविधि में देश के मंदिरों का योगदान 6 लाख करोड़ रुपए का है। तिरुपति में आयोजित इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने में हमारे मंदिरों के सालों भर चलने वाले कार्यक्रमों का सबसे बड़ा योगदान है। नायडू ने कहा कि मंदिर दर्शन और मंदिर शहरों की एक्टिविटीज देश के अन्य आर्थिक गतिविधियों से मिले राजस्व से कहीं ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देते हुए विधानसभा में सीएम योगी ने भी कहा था कि प्रयागराज के भव्य दिव्य महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के जीडीपी का लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करने वाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को मिले सम्मान के कारण उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों से न केवल दुनिया भर में उनको मान्यता मिली है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि में मंदिरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि आदि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रतिवर्ष 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी, 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। दक्षिण के कई राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक सरकार शासित मंदिर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा से लेकर पूर्वोत्तर के कामाख्या मंदिर, मध्य प्रदेश के महाकाल लोक, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर इन राज्यों से रोजगार का प्रमुख साधन बनकर ये सामने आए हैं। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार के 5 करोड़ ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में सिर्फ देश के मंदिरों का योगदान ही $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का योगदान देता है। बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक की सरकार हिंदू धार्मिक संस्थानों पर टैक्स लगाने का विधेयक लाती है। 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व देने वाले मंदिरों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स सरकार को चाहिए, लेकिन मंदिरों के विकास और संवर्धन के सवाल पर सेक्युलरिज्म रोड़ा बनता दिखता है, क्योंकि वहां पर सियासत उनके मुताबिक चलती हुई दिखती नहीं है। तो यानी कि मंदिरों से जो राजस्व है वो चाहिए भी, कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेक्युलरिज्म की बात आती है, तुष्टीकरण की बात आती है, तो वहां फिर मंदिरों का संवर्धन और उनका विकास उसमें रोड़ा बन जाता है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मंदिर सिर्फ आध्यात्म का केंद्र नहीं है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। If you see here, ITCX 25 focus on engaging, empowering and enhancing the temple economy, recognizing temple as not just spiritual centers, but also economic, cultural hub, and also how to run the temples also they are discussing. There are very emotional speeches also. I am very happy. This grand event unites nearly 1581 temples from 17 countries. Not only India, that is the power of temples future also. I don't have any doubt. This is a great legacy inherited by India and all of us. This will go globally. It won't stop here. तो उनका ग्रेट लेगेसी इनहेरिटेड बाय इंडिया विच विल गो ग्लोबली। ये पूरे विश्व में जो भारत की जो विरासत है, ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होगा। और इन्होंने मंदिरों की संख्या भी बताई चंद्रबाबू नायडू की। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, किस तरह से बार बार जब मंदिरों की आपने अभी देखा, कुंभ पर हमने चर्चा की, लगातार लोग कुठाराघात कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए लोग शायद इस पर भी इनकन्वीनियंट है। उन तमाम लोगों के लिए जो कुंभ पर सवाल उठाते हैं, वो ये नहीं बताते कि मंदिरों से आखिर कमाई कितनी हो रही है, समाज को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। निखिल, हम लोग शायद भूल गए होंगे कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी काशी बनारस पहुंचे थे, तो उन्होंने जो पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। काफी मीडिया में इस बात की चर्चा हुई थी कि माँ गंगा ने बुलाया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के माँ गंगा ने बुलाया है का एक तरह से वो एक उद्बोधन था कि भारत के सांस्कृतिक, भारत के धार्मिक स्थलों और भारत के जो ये केंद्र है, जो भारत की एक पूंजी है अर्थव्यवस्था की, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की, अगर इसके पुनरुद्धार होंगे तो भारत एक बार जरूर विकसित करेगा। आप जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें विकास के साथ धरोहर की भी चिंता होती है, और उस धरोहर का भी विकास हो रहा है। तो आप प्रयागराज कुंभ का आयोजन देख लीजिए। आज आप राम मंदिर के उसमें भव्यता के बाद वहां लौटे हुए जो श्रद्धालु हैं, संख्या है, उसको देख लीजिए। प्रतिदिन 15 से 20 लाख लोग आज के दौर में अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन लोगों को आने से रोक रहा है। आप प्रयागराज के बाद आप काशी कॉरिडोर में चले जाइए, विश्वनाथ कॉरिडोर में चले जाइए, 7 से 8 लाख लोग रोज पहुंच रहे हैं। तो देश के जब ये जितने भी प्रधान आपके ये धार्मिक स्थल थे, उनका अगर पुनर्भाव हुआ, उनका पुनरुद्धार हुआ, वहां पीएम मोदी का एक तरह से लगातार विकास के साथ विरासत का उस अभियान को जगाया, तो आज आप देखिए कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में 4 धाम यात्रा का सबसे बड़ा योगदान है।
जी। आज आप अब देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और एक अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जितना योगदान है उतने पूरे जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी का वहां कोई हिस्सा नहीं बनता है जितना मंदिर और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आमदनी से बनता है। आप पूरे दक्षिण भारत की में राज्य में देख लीजिए कि जितना मंदिरों से उनको टैक्स मिलता है, मंदिरों से जो उनको राजस्व मिलता है, वो उनके इकोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान देता है। विनोद जी, मैं आपको एक चीज रोक कर पूछना चाहूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब मंदिर बन रहा था तो तमाम सारे लोग उस पर प्रश्न उठा रहे थे। आज जो उनकी इकोनॉमी है उसने तमाम जो राज्यों को सुपरसीड कर लिया है। अयोध्या, वाराणसी, ये सब नंबर 1 बने हुए हैं। निखिल, यही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे कि जो वो टेम्पल इकोनॉमी की बात वो कर रहे थे, ये देश को समझने की जरूरत है। आप जब ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के फेर में पढ़ते हैं और मंदिरों की बात करते हैं, तब आपको एक बात करते ही आपको एक सेकुलरिज्म और ये जो लेफ्ट बुद्धिजीवी हैं उन्होंने एक मिथ बनाया हुआ है मंदिरों को लेके, वो उसकी बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे कि भारत के मंदिरों का योगदान इंडिया के इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ है जी। वो कह रहे थे कि इकोनॉमी में, देश के इकोनॉमी में दूसरे साधन की इकोनॉमी से सबसे ज्यादा अगर एक स्रोत से अगर आमदनी है तो मंदिर की इकोनॉमी है। मंदिरों में जो आप प्रमुख स्थान और शहर देखिए, उस शहर की एक्टिविटीज जो है वो ग्रोथ को बनाने में वहां सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। ये समझने की जरूरत है। तो आपको पीएम मोदी के विकास के साथ विरासत को समझना पड़ेगा कि विकास के विरासत का सूत्र इसी इकोनॉमिक्स पे है जो प्रयागराज कुंभ में मिला है कि 3.5 लाख करोड़ उसके जीडीपी में यूपी के 1-1.5 महीने के प्रोग्राम आयोजन से मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर, और इसको समझने की जरूरत है, कम से कम लोगों को जानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा जी। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।